दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी महफ़िल राइज़ लॉग में, द राइज़ लॉग में, जहाँ पर हम और आप लोग मिल कर के इलाहाबाद आर ओ के पिछले साल में आए हुए जितने सवाल हैं उन सवालों का रिवीज़न कर रहे हैं। और ये बेसिकली ये वीडियो मैं अपने लिए ख़ास तौर से बना रहा हूँ जिससे हमारी जो है प्रोडक्टिविटी थोड़ी बढ़ सके, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा कामचोर हूँ। पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर की देख रहा होता हूँ, ऐसे लगता है हो जाएगा, लेकिन लास्ट में पता चलता है अबे ये क्या हो गया, वो सच में कुछ और हो जाता है। तो इसी कड़ी में आज अगली कड़ी है रसायन विज्ञान की। अब रसायन विज्ञान में जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान एक इंट्रोडक्शन, इसका हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे धातु, अधातु और उपधातु का। निम्नलिखित में से क्या एक उपधातु नहीं है? तो आर्सेनिक इसका उपधातु होगा। एंटीमनी शायद बिस्मथ का है। टेलुरियन ये भी है। और फास्फोरस इसका कोई उपधातु नहीं है, या ये किसी का उपधातु नहीं है। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, उनको मेटलॉइड कहते हैं, जिनमें धातु और उपधातु दोनों हो। तो उपधातुओं की संख्या 7 है, जो इस प्रकार है। तो ये कितने उपधातु हैं? बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम है। तो ये आप 7 जो ये 7 आप उपधातुओं को तैयार रखिएगा। पोटेशियम किस प्रकार का तत्व है? तो पोटेशियम एक धातु है, और ये कोई उपधातु नहीं है, सीधे सीधे ये धातु है। कह रहा मिश्रण एवं मिश्रण को अलग करने की प्रमुख विधियां क्या है? फिल्ट्रेशन ये भी है, वाष्पीकरण ये भी है, आसवन ये भी है, संघनन ये भी है। डिस्टिलेशन तो किया जा सकता है ना। अच्छा, एक समांगी मिश्रण, हमें लगा कि यार इस मिश्रण, सॉरी यार मैं ये पॉइंट ये शब्द नहीं पढ़ा था। एक समांगी मिश्रण को आसवन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है। समांगी मिश्रण एक प्रकार का मिश्रण होता है जिसमें इसके घटक समान अनुपात में उपस्थित होते हैं। आसवन विधि मिश्रण के घटकों को स्थानांतरित क्वथनांक आधारित होता है। बी कह रहा द्रव जो विभिन्न स्तर बनाते हैं और वो मिश्रण नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अमिश्रीय द्रव, अमिश्रणीय द्रव्य। चूंकि मिश्र है तो द्रव्य रहेगा, तो ये कहीं में मिक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का शरबत हो तो उसमें सब मिले रहते हैं, उसमें कोई लेयर नहीं रहती है। लेकिन यदि कोई लेयर्ड है, वो उसका अलग अलग लेयर है, तो वो मिला नहीं है, इसका मतलब है। सैचुरेटेड ये होगा नहीं, असंतृप्त ये होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण में जो उसके घटकों को एक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है, जिसमें पानी मिलाना, अलोइन और निस्पंदन शामिल है, वो क्या कहलाता है? चीनी, गेहूं और आटा। कौन सा मिश्रण में से उसके घटकों को एक प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है? चीनी, गेहूं तथा आटे। अच्छा, चीनी, गेहूं तथा आटे के पानी को अच्छी घोल लेने तथा फिल्टर पेपर पर छान लेने से फिल्टर पेपर के ऊपर गेहूं का आटा रह जाएगा, जबकि चीनी पानी के घोल के साथ निस्पंदित रूप में प्राप्त हो जाएगी। कपूर का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो ये सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। पदार्थ का अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है? कौन सा सतह संबंधी कह रहा है कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सतह संबंधित परिघटना है? उबलना, पिघलना, वाष्पित होना, जमना। तो उबलना तो पूरी पानी उबल रहा होता है, पिघलना भी पूरी तौर पर पिघलना। वाष्पीकरण जो है कि सतह से ऊपर से ही वाष्पित होती है। फ्रीजिंग तो पूरा फ्रीज हो सकता है। तरल को वाष्प में परिवर्तन और वाष्प को संघनित करके पुनः उसी समान तरल में लाने के लिए शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कि आसवन, डिस्टिलेशन कहते हैं। जैसे अब बना रहे हैं, शराब बना के ना शराब चुआ रहे होते हैं, तो उसमें वो हम इसी विधि से हम उसको पहले वो हम भाप बनाते हैं, तरल को वाष्प में परिवर्तित करते हैं, फिर वाष्प को संघनित करके, तो वो जो संघनन उसका होता है ना, भाप जो होता है वो ठंडा होकर के जो आता है वही दारू के तौर पर मिलता है। जब गैस द्रव में परिवर्तित होती है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब गैस जो है द्रव बनती है तो कंडेंसेशन से ही गैस बन रही है।
ताप और दाब की विशिष्ट अवस्थाओं में गैसों को द्रवित किया जा सकता है, निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सा सही है? तो निम्न ताप और उच्च दाब पर, निम्न ताप और उच्च दाब के द्वारा गैसों को द्रवित किया जा सकता है। अब हाई टेम्परेचर होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसलिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर रहता है। सॉल्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलयन है, एक समरूप मिश्रण है? एक विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है? वो एक समरूप विलयन, समरूप मिश्रण होता है। निम्नलिखित यौगिकों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को हाइड्रोजन सल्फर नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 जिसको बोलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है जो कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। पानी में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस मिलाने से सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु और उसके मूल घटक। किसी तत्व का रासायनिक विशेषता गुणधर्म सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? तो न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। किसी तत्व की रासायनिक विशेषताओं गुणधर्म सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण और उसके तत्व के सबसे बाहरी कोष में स्थित अच्छा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही होती है। ठीक ठीक ठीक। जे थॉमसन को 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसकी खोज के लिए? इलेक्ट्रॉन्स की खोज के लिए दिया गया था। जे थॉमसन से। परमाणु का आकार पद का अर्थ है परमाणु का अर्धव्यास। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आवेश रहित व द्रव्यमान युक्त है। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 है? तो हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। ऐसे हम लोगों ने याद किया था, तो हीलियम होना चाहिए। एन कक्षक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो एन कक्षक में 32 होते हैं, यस KLMN के रूप में होता है। तो एन में बाहरी में 4 होते हैं, तो 4 चौक को 16 दूना 32, 2 यानी स्क्वायर के माध्यम से भरती है। परमाणु नाभिक, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या हम देखेंगे। किसी तत्व का परमाणु संख्या इसके परमाणु नाभिक में उपस्थित किस कण की संख्या के बराबर होती है? तो वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कह रहा है एक तत्व X का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या 31 है, तो परमाणु क्रमांक 15 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन 16 होंगे। तो निम्नलिखित में से X क्या दर्शाता है? किसी तत्व X का परमाणु क्रमांक X का परमाणु क्रमांक की द्रव्यमान संख्या की, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है, 15 15 15। ऐसा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होनी चाहिए, तो ये 31 वाला तो कट गया। न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या 15 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या बोल रहा है? अच्छा, परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। एक परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, या न्यूट्रॉन या 8 न्यूट्रॉन होती है, वो क्या है? 8O16, 8O14, तो वो ऑक्सीजन का समस्थानिक है। ऑक्सीजन का कह रहा है एक परमाणु क्रमांक जिसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, यानी 8 है। परमाणु क्रमांक 8 6 जो, अच्छा कार्बन 6 है, 8 6 निकाल दिया तो 6 बचा, होगा 6 पर कार्बन आता है।
परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, इसलिए कार्बन का एक समस्थानिक है। किसी तत्व के समस्थानिकों में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? भिन्न न्यूट्रॉनों की संख्या। इसका पूरा थ्योरी एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत दिन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ट्राइट्रियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम है, पेनेट्रियम नहीं है। पेनेट्रियम साला ये क्या है? निम्नलिखित में से आइसोटोप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आइसोटोप के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ तत्वों के आइसोटोप रेडियो सक्रिय होते हैं, सही बात है। विभिन्न तत्वों के परमाणु आइसोटोप होते हैं, नहीं, विभिन्न तत्वों के नहीं होते हैं। आइसोटोप न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, सही बात हो सकती है। आइसोटोप में समान रासायनिक गुणता होती है, ये भी सही है। कार्बन 12, कार्बन 14, यही ऑप्शन बी होना चाहिए। हैं? आर्गन 18, 40। एक बार संभारिक और समस्थानिक को बढ़िया से पढ़ना होगा इसमें। गैसियस लॉ। जब किसी कमरे में एक कोने में सेंट की बोतल खुली रखी जाती है तो इसकी गंध कमरे के सभी हिस्सों में महसूस होती है। यह घटना क्या कहलाती है? यह घटना विसरण यानी डिफ्यूज़न कहलाती है। गैसों को द्रवित किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ताप और दाब की विशिष्ट अवस्थाओं में गैसों को द्रवित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से अवस्थाओं का सही समुच्चय पहचानिए। निम्न ताप और उच्च दाब। रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिवता एवं नाभिकीय ऊर्जा। परमाणु विखंडन में ऊर्जा का स्रोत है। परमाणु विखंडन जो है सूर्य और नहीं, वो तो हाइड्रोजन बम है। सूर्य और परमाणु बम नहीं नहीं नहीं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम, ये ऑप्शन डी इसका है। बाकी वो सब नाभिकीय हाइड्रोजन बम के आधार पर, जो नाभिकीय संलयन के आधार पर ऊर्जा का वो करते हैं सब। कैंसर के उपचार हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार हेतु कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। वो एक कृत्रिम रेडियो आइसोटोप्स है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पुरातात्विक अवशेष, लकड़ी, हड्डी, कवच आदि की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14 का। कौन सा समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत ऊर्जा उत्सर्जित करने के प्रयोग में आता है? तो ये है यूरेनियम 235। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी धातु है? तो आयोडीन नहीं है, लिथियम, क्रोमियम नहीं है, तो बी रेडियम है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसी में से वो ल्यूमिनस होता रहता है। कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? तो एक्टीनियम, आर्सेनिक, आर्गन। एक्टीनियम ही है, वो लेंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी का वो हिसाब किताब चल रहा है। हाँ, अधिकतर तत्व रासायनिक संयोगों से सम्मिलित होने का प्रयास क्यों करते हैं? अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। सेकेंड तो सही है, सेकेंड किसमें सही है? अच्छा, तो ऑप्शन डी गलत है फिर। अभी 3 ऑप्शन पे है क्योंकि अभी ऑप्शन 2, हमें ऑप्शन 1 के अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना, अधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना किसी की कोई मजबूरी नहीं होती है, तो इसलिए वो जो है कि ये तो नहीं होगा। सेकंड है अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, तो ये भी सही, वो अपने अष्टक को पूरा करना चाहते हैं और अक्रिय गैस तत्व प्राप्त करना बनना चाहते हैं। और अक्रिय मतलब इसके कहने का सेंस ये है कि जितने भी अक्रिय गैस तत्व हों उनके अष्टक कंप्लीट होते हैं। सोडियम परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक तत्व की संयोजन क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता, सीधी बात है। क्रमशः 2 और 1 द्वारा दी गई है। Ca और OH की संयोजकताएं क्रमशः 2 और 1 दी गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र CaOH ट्वाइस है। CH4 में कार्बन की संयुक्ता क्या है? CH4 में कार्बन की संयुक्ता 4 है।
वैद्युत अपघटन या वैद्युत रासायनिक श्रेणी बिजली की सहायता से किसी वांछित धातु की किसी अन्य धातु पर परत जमाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? विद्युत लेपन कहलाती है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो कैल्शियम है। दिए गए विकल्पों में पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, पोटेशियम के, अच्छा सी अभिक्रियाशील है, और जैसे पोटेशियम है उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एनोडीकरण का अभिव्यक्त करती है? एनोडीकरण अभिव्यक्त करती है तो वो है एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड का परत बनना। एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण क्या हो सकता है? एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स का उदाहरण क्या हो सकता है? NaCl एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स है। अम्ल क्षार एवं लवणता, जो अम्ल सीसा संग्रहण बैटरी में प्रयुक्त होता है उसको सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। जो हम लोग बैटरी में पानी डलवाते थे तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल का पानी होता था। नेत्र की धुलाई में प्रयुक्त होने वाला अम्ल कौन सा है? तो नेत्र की धुलाई में प्रयुक्त होने वाला अम्ल बोरिक एसिड है। आँख की धुलाई में प्रयुक्त होने वाला अम्ल बोरिक एसिड है। यह प्रदूषकों को आँख से हटाने में मदद करता है और जलन से राहत प्रदान करता है। इसे हाइड्रोजन बोरेट के भी रूप में जाना जाता है। नीला लिटमस कागज़ के घोल में लाल परिवर्तित हो जाता है किसमें? अम्ल के तौर पर। अम्ल लाल कर देता है। अमाशय में HCl होता है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल एक उदाहरण है प्रबल ऑक्सीकरण का। प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है। रासायनिक रूप से एंटासिड क्या होते हैं? तो क्षार होता है। अम्ल तो पेट में निकलता ही है, HCl वगैरह, उसको बैलेंस करने के लिए हम क्षार का इस्तेमाल करते हैं। अपाचन के लिए किस प्रकार की दवाई इस्तेमाल की जाती है? तो एंटीबायोटिक नहीं, एंटोग्लिसिक नहीं, एंटासिड का अम्ल तत्वनाशक, यानी ये एसिड है तो उसमें हम क्षार मिलाएंगे तो हट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हल्के गैर संरक्षक क्षार का उदाहरण है? तो बेकिंग सोडा। साधारण नमक का NaCl है। पीएच मान, निम्नलिखित में से किसका पीएच लगभग 10 के बराबर होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल तत्वनाशक का पीएच मान 10 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान वो अम्लीय होता है, तो 6.5 से 6.7 के बीच होता है। कौन सी पीएच सीमा मीठे पानी में रहने वाले पौधों और जीवों की जीवन के लिए उपयुक्त होती है? तो 6.5 से 7.5 के बीच, यानी मतलब माइल्ड, हल्का क्षारी, हल्का नमकीन के तौर पर जो होता है वही होता है। ये जो है कि ज़्यादा अम्लीय है, ये भी ज़्यादा अम्लीय, वो ज़्यादा क्षारी है। मीठे पानी में रहने वाले पौधों जीवों के लिए पानी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच उपयुक्त माना जाता है। पीएच का अर्थ संबंधित द्रव में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है। पीएच मान 7 से कम होने का तात्पर्य है कि विलयन अम्लीय है। पीएच मान 7 से ज़्यादा होने का मतलब है कि वो विलयन क्षारीय ज़्यादा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वाक्य सही नहीं है। दांत का सड़ना तब शुरू होता है जब पीएच का मान जब पीएच में मुंह का मान 7 से अधिक हो, 5.5 से अधिक हो, सॉरी। मनुष्य के दांत जब उसके मुंह का पीएच 5.5, अच्छा कम अधिक हो, अच्छा कम होता है तब वो सड़न शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एक लेवल के बाद से जब अम्लता कम होती है तो मुंह सड़ने लगता है। कैल्शियम फास्फेट युक्त इनेमल शरीर का सबसे कठोर धातु है, ये बात भी सही है। मुंह में मौजूद जीवाणु शुगर को तोड़कर अम्ल बनाते हैं, ये बात भी सही है। टूथपेस्ट अक्सर क्षारीय होते हैं, ये बात भी सही है, इसीलिए वो साफ कर देता है।
अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान अच्छा, अम्ल वर्षा का अम्लीय है, क्षारीय है, तो वो 7 से कम होगा। तो ये 14 है, 6 और 5.5, 5.6। विलियन 1, 2 और 3 में लिटमस पेपर परीक्षण करने पर क्रमशः रिजल्ट प्राप्त हुए। लिटमस लाल हो गया, लिटमस नीला हो गया, लिटमस का रंग बदला ही नहीं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाला जाता है? विलियन 1 अम्लीय है, विलियन 2 क्षारीय, विलियन 3 उदासीन है। यही बात सही भी है। अम्लीय लाल कर देता है और क्षारीय नीला कर देता है और उदासीन बदलता नहीं। हम बाकी नहीं जा रहे हैं एक्सप्लेन करने। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आधुनिक आवर्त सारणी में 36 पंक्ति को क्या बोलते हैं? तो 36 पंक्ति को आवर्त कहते हैं, पीरियड बोलते हैं बेसिकली। और जो है कि जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उनको हम शायद ब्लॉक या हम ब्लॉक ही बोलते हैं। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? तो डोबेराइनर ने किया था। तो फिर उसको जो है मेंडलीफ किया। फिर अभी पता नहीं कोई इसने किया। आधुनिक आवर्त सारणी। आवर्त सारणी की दाहिनी तरफ के तत्व होते हैं, क्या होते हैं? तो दाहिनी तरफ के तत्व जो होते हैं वो नॉन मेटलॉइड होते हैं, आधुनिक धातु होती हैं। इसमें कौन सा प्रथम दुर्लभ मृदा धातु है? तो वो है सेरियम। न्यूलैंड आवर्ती वर्गीकरण में 10वां तत्व किसके समान होता है? तो तीसरे के। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्ती तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्ती में तत्वों की संख्या कितनी है? 8 है। अष्टक सिद्धांत किसने किया? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है ये। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। हाइड्रोजन का 1 होता है। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो ये है यूरेनियम है। जल का रासायनिक सूत्र H2O है। पानी का अस्थायी कठोरता को मिलाने पर क्या दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट मिलाने से, हमें लगा चूना। पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट यानी CO3 मिलाने पर दूर किया जा सकता है। जल की कठोरता 2 प्रकारों की होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता में मैग्नीशियम और कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति इसे अस्थायी रूप से कठोर बनाती है। ऐसे पानी को उबालकर उसकी अस्थायी कठोरता दूर किया जा सकता है। अस्थायी कठोरता में जब मैग्नीशियम और कैल्शियम की घुलनशील लवण क्लोराइड और सल्फाइड के रूप में पानी में मौजूद होते हैं। तो अच्छा, ये जब इस रूप में रहता है ना, तभी हम इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं कि क्लोराइड और सल्फाइड के रूप में ये मौजूद है। सोडियम और कैल्शियम, मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन पानी की कठोरता के लिए जिम्मेदार है। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन, ये कह रहा है कि वनस्पति तेल घी में कैसे बदलता है? तो हाइड्रोजनी विधि के माध्यम से। ऑक्सीजन के बारे में, ओजोन में ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 3 होती है। नाइट्रोजन के बारे में क्या सवाल है कि सीलबंद बैग भंडारण के दौरान आलू के चिप्स का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए चिप्स निर्माता नाइट्रोजन की उपस्थिति में पैकेट को सील करते हैं। अच्छा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। फास्फोरस कर देगा। माचिस की तिल्लियों का निर्माण निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो रेड फास्फोरस, कहाँ गया? रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। हैलोजन, पानी में शुद्धिकरण के लिए जो बहुप्रचलित रोगाणुनाशक पदार्थ पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन कहते हैं। ये सब जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर में सामान्य है? तो वो है क्लोरीन है। ब्रोमीन किसका उदाहरण है? कक्ष के तापमान पर अधातु तरल का। निष्क्रिय गैसें, वह अक्रिय गैस जो हवा में नाइट्रोजन की जगह गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है? हीलियम कहलाती है। अग्निशामक सिलेंडर में भारी
भरी जाने वाली गैस कौन सी? अग्निशामक। तो वो अग्निशामक में जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन विभिन्न तरह की यौगिक बनाने में सक्षम है, ऐसा मुख्यतः किस कारण होता है? ये कह रहा है कि इसका चतुस्संयोजक होना ये भी एक कारण हो सकता है। इसकी श्रृंखला की क्षमता है, वो नहीं। अच्छा, कार्बन का बहुमुखी तत्व होना, इसकी चतुस्संयोजक एवं श्रृंखलन। अच्छा, ये दोनों ये ऑप्शन में है तो वो ये ऑप्शन होगा। वो हमें लगा कि वो भी तो होता है। कज्जल निर्माण की रचना, सूट फॉर्मेशन ऑफ द रिजल्ट। अच्छा, सूट फॉर्मेशन, कज्जल निर्माण रचना किसका परिणाम है? तो ये है अपूर्ण ज्वलन का परिणाम है। निम्नलिखित में से कार्बन के किस अपर रूप में बहुत अधिक गलनांक एवं क्वथनांक होता है? तो वो है हीरे का। कार्बन के अपर रूप में बहुत अधिक गलनांक और क्वथनांक होता है, क्योंकि हीरे के गलाने पर मजबूत संयोजक बंधों को तोड़ने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में किया जा सकता है? तो ग्रेफाइट, हीरा, लोह ऑक्साइड, सिलिका। तो हीरा तो मजबूत होता है तो इसका तो कर नहीं सकते। लोह ऑक्साइड वो लोहे का कण है तो इसको कर नहीं सकते। बालू का करिएगा तो वो काट देगा। तो ग्रेफाइट ही एक बनता है जो गतिशील सतहों के बीच लगाया जाता है और ताकि उनके बीच घर्षण कम हो। डबल रोटी और डबल केक में उपस्थित अति सूक्ष्म अति छोटे छिद्र किस गैस की बुलबुलों के कारण होते हैं? तो मीथेन। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से तो। अच्छा, मीथेन तो जहरीला होता है, वो खाने में रहेगा तो कैसे हो जाएगा? धातु अधात्विक एवं उनके अनुप्रयोग। सोडियम, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो सोडियम कार्बोनेट है, NaHCO3। यदि कोई ज़्यादा खा लेने के कारण खट्टी डकार आ रही है, अम्लत यानी अम्लता से प्रेरित है, वो यदि है तो उसे क्या खिलाया जाए? नींबू का रस वो और खट्टा कर देगा, सिरका नहीं, खाने वाला सोडा नहीं, इमली टामरिंड इमली। तो खाने वाला सोडा क्षारीय होता है, बेकिंग सोडा खाने वाला उपयोग, क्योंकि ये प्रकृति में क्षारीय है। कपड़े धोने के सोडा के अणु क्रिस्टलीकरण में पानी की कितनी मात्रा होती है? तो उनमें होती है 10 होती है। कैल्शियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमेटेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम शायद डाई डाईहाइड्रेट ही है क्या? ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको जिप्सम भी बोलते हैं और वो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहते हैं इसको। हड्डियों में कौन सा साल्ट सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हड्डियों में कैल्शियम फास्फेट सबसे अधिक पाया जाता है। चूना और चूना, चाक और संगमरमर के विभिन्न रूप क्या है? तो ये सब कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। सिल्वर के, चांदी की वस्तुओं को खुली हवा में रखने पर वे काली हो जाती हैं, जिसकी वजह क्या होती है? तो सिल्वर सल्फाइड का लेप जम जाता है उस पर। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड किस में परिवर्तित हो जाता है? तो नीला, ग्रे, धूसरा। सिल्वर क्लोराइड तो धूसरा में परिवर्तित हो जाता है या ग्रे में। नीचे दी गई धातुओं में कौन विद्युत की सर्वोत्तम चालक है? तो ये सिल्वर है, चांदी जिसको बोलते हैं। ताप का सबसे उत्तम चालक कौन सा है? चांदी है। निम्न में से कौन सा नमनीय धातु पदार्थ है? तो वो है सोना। पोटास का भित्ति कायम रसायन का रूप है, तो वो डी है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम नाइट्रेट का आणविक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम KNO3 होता है। निम्नलिखित में से किस में कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत अंतःकरण बल पाया जाता है? तो लौह में। ऑक्सीजन वो नहीं, ब्रोमीन, वाटर, जल, लोहा ही है। पारा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है? तो वो है पारा, मरकरी। निम्नलिखित में से किस में टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाया जाता है? तो किससे टूथपेस्ट को सफ़ेद बनाया जाता है? तो टाइटेनियम ऑक्साइड डाल करके।
क्वार्टज किन दो तत्वों का मिलकर बना होता है? तो हाइड्रोजन और सिलिकॉन से मिलकर बना होता है। सतह एक को सतह दो से, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, तो हम इसको मिलाने नहीं जा रहे, हम सीधे पढ़ेंगे। पैराफिन मोम का उपयोग हम कहते हैं मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन वगैरह बनाने में। बिटुमेन का प्रयोग हम कहते हैं पेंट, सड़क सतहीकरण में। तरल के रूप में पेट्रोलियम गैस घरों के उपयोग और उद्यान के लिए होता है। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट हवाई जहाज़ के लिए होता है। एलपीजी क्या होता है? तो एलपीजी भी एक ब्यूटेन गैस है। निम्न में से वाणिज्यिक प्रयोग के लिए कोयले का कौन सा प्रकार अधिक लोकप्रिय है? तो आपको पता है ये बिटुमिनस नहीं, बिटुमिन। अच्छा, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए एंथ्रासाइट तो सबसे ऊंची क्वालिटी का होता है, लेकिन वो ज़्यादा वो वाणिज्यिक प्रयोग के लिए नहीं होता है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए सबसे लोकप्रिय कोयला बिटुमिनस है। बिटुमिनस कोयला व्यावसायिक रूप से उपयोग किया जाने वाला एकल कोयला है। एक कोयला है बिटुमिनस कोयला, काला कोयला। भूरा कोयला जिसे लिग्नाइट कोयला प्रकृति में संपीड़ित पीट से निर्मित ज्वलनशील। निम्नलिखित कौन सा एक गोबर गैस का CH4 है? फिर बायोगैस का प्रमुख घटक कार्बन डाइऑक्साइड की तरह मीथेन है, मीथेन है। बायोगैस की स्रोतों की ऊर्जा में सम्मिलित नहीं है। वनस्पति तेल, लकड़ी, पशु गोबर, कोयला। पशु गोबर डाल सकते हैं, लकड़ी डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, सड़ेगा, लेकिन कोयला जल्दी सड़ता नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन, कोयला एक खुद ही ईंधन। सिलेंडर में उपयोग होने वाली खाना पकाने वाली द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी क्या होती है? तो एलपीजी क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस होती है। एलॉय जिसको मिश्र धातु कहते हैं। निम्नलिखित में से कांसा के दो मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तो कांसा के दो मुख्य घटक तांबा और टीन है। मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु एक मिश्रण है। अमलगम शब्द का इस्तेमाल कर करते हैं मिश्र धातु की एक अधातु के साथ। पारा, पारा अमलगम शब्द का इस्तेमाल करते हैं मिश्र धातु की एक धातु का पारे के साथ। मुझे सवाल समझ नहीं आया। अयस्क एवं धातु कर्म, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। मैं मिला दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे टाइम नहीं है, मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो मैं इसको मिलाऊंगा नहीं। तांबा का क्यूपाइराइट, लोहा का हेमेटाइट, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, जस्ता का कैलामाइन होता है। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम की कच्ची धातु है। लौह निष्कर्षण होता है, लौह निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। सीमित वायु में प्रबलता से गर्म करने पर कार्बोनेट अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? निस्तापन कहलाता है। किस धातु के लिए धरती से बॉक्साइट निकाला जाता है? जिंक। हाँ, जिंक के ही होगा, देखते हैं। HC। बॉक्साइट कोरंडम और डायस्पोर एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं जिसे एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो अभ्रक ही धात्विक खनिज नहीं है, बाकी लौह अयस्क, तांबा, मैग्नीज तो हैं। पॉलीमर्स, प्लास्टिक का मुख्य रूप से प्राप्त होता है? तो अपरिष्कृत पेट्रोलियम से। कपड़े और बर्तन साफ करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अपमार्जकों को क्या कहते हैं? तो सल्फोनेट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको पायसीकरण कहा जाता है? तो पायसीकरण की निम्नलिखित में से किसको पायसीकरण कहा जाता है? तो साबुन को पायसीकरण कहा जाता है। सल्फोनिक अम्लों को सोडियम साल्ट या क्लोराइड, ब्रोमाइड या अमोनियम साल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अपमार्जक, डिटर्जेंट कहलाता है। डिटर्जेंट सल्फोनिक अम्लों के सोडियम सल्फेट या क्लोराइड या ब्रोमाइड के अमोनियम साल्ट कहलाता है। बेकिंग
ये देखते हैं इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम साल्ट या सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड का अमोनियम साल्ट अपमार्जक कहलाता है। इसे लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है, परंतु ये साबुन से इस वजह से उत्तम है क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फेरिक आयरन के साथ अघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इनके उदाहरण हैं सोडियम एल्कलाइन सल्फेट, सोडियम एल्कलाइन बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट का साबुन की तुलना में बेहतर निर्मलन अभिकर्मक होता है। उन्हें कठोर जल के साथ धावन हेतु प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि वे कठोर जल के साथ और घुलनशील सोडियम मैग्नीशियम में लवण बनाते हैं। सीमेंट सीमेंट का वह घटक जिसे शीघ्र जमने तथा कुछ ही दिनों में यथेष्ट सामर्थ्य अधिग्रहित करने का गुण होता है तथा सीमेंट का 50% संगठक होता है, वो क्या होता है? तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है जो फटाक से जम जाता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट और जिप्सम का ये मिश्रण होता है। इसके प्रमुख घटक है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसमें से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 50% होता है जो सीमेंट को जमने तथा उस बाकी जो है कि सामर्थ्य प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किस यौगिक का दहन सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला द्वारा उत्पन्न करता है? तो ये होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो कह रहा है कि हैंड सैनिटाइज़र में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? तो हैंड सैनिटाइज़र में देखिएगा तो एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग कीड़ा मारने में किया जाता है। तो आप लोग एक फिल्म में देख रहा था कि कीड़ा मारने के लिए पीता है एल्कोहल वो। विकृत एल्कोहल जो उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है उसे क्या मिलाकर बनाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है आसानी से पहचान करने हेतु एल्कोहल को रंगीन बनाने में एक नीले रंजक को मिलाकर। विकृत अल्कोहल एक प्रकार से इथेनॉल है जिसे मेथेनॉल जैसे जहरीले पदार्थ या कोई अन्य पदार्थ मिलाकर पीने के अनुपयुक्त बना दिया जाता है। इसमें आसानी से पहचान करने हेतु एल्कोहल को रंगीन बनाने वाले नीले रंजक मिलाते हैं जो कि पीने लिए उपयुक्त नहीं है। कार्बोनिक एसिड चींटी के काटने पर होने वाले तीखे दर्द की वजह उसका फार्मिक फार्मिक अम्ल है। सिरका का रासायनिक सूत्र है CH3COOH है। अन्य कार्बनिक यौगिक टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रासायनिक अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण प्रक्रिया के लिए क्या सही नहीं है? इसमें क्या शामिल है? तो ऑक्सीजन का निष्कर्षण। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से क्या एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया नहीं है? NaCl का जल में विघटन। एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया को ऐसे भी लिखा जा सकता है अम्ल क्षार क्षार अम्ल बनता है साल्ट और पानी। एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया को अम्ल क्षार साल्ट और पानी के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे उदासीनीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है सब्जी साग सामग्री कंपोस्ट में विघटित होना। उर्वरकों के 3 प्रमुख अवयव कौन से हैं? तो उर्वरकों के 3 प्रमुख अवयव नाइट्रोजन NPK बोलते हैं, पोटेशियम, अबे भाई NPK होता है ना, फास्फोरस और पोटेशियम। आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले 3 बुनियादी पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अच्छा, पोटेशियम को के से संदर्भित करते हैं। यही नीचे देखो सवाल, आइडियल NPK का रेशियो क्या है? तो 4:1 होता है नाइट्रोजन NPK का अनुपात, और 1:1 पता नहीं किसका होता है, शायद वो भी देखेंगे बताएंगे किसका होता है। किसान खाद का रासायनिक संरचना क्या है? किसान खाद का कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। रासायनिक संरचना कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है। इसे नाइट्रो चूना पत्थर के रूप में भी जाना जाता है। उत्प्रेरकों के बारे में कुछ बताइए, कैटलिस्टिक के बारे में। यह अभिक्रिया दर को बढ़ा देते हैं। तो कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक का काम ही अभिक्रिया दर को बढ़ाना। तो ये ऑप्शन पहला सही है, तो पहला सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी तो अभी गलत हो जाएगा।
और फिर कह रहा है ये अभिक्रिया के अंत में स्वयं में बदल जाते हैं ना, ये बदलता शायद नहीं है, ये बदलता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए भी गलत हो गया। अब बचा दो ऑप्शन। प्रकाश को उत्प्रेरक नहीं माना जा सकता। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक में पता नहीं, इसका लास्ट थर्ड तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है भाई। प्रकाश उत्प्रेरक क्यों नहीं? प्रकाश की उपस्थिति में घटनाएं हो रही हैं तो उत्प्रेरक माना जाएगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है। ये भी गलत है, तो ये गलत है, थर्ड गलत है, तो ऑप्शन 1 और 4 हो जाएंगे। क्या है? एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक होते हैं, ये भी सही है। जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपके पास बीकर में कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। यदि आप इस बीकर में कुछ लोहे की कीलें डालकर लगभग 30 मिनट के पश्चात आप विलयन के रंग में परिवर्तन का परीक्षण करेंगे तो यह रंग अपरिवर्तित हो जाता है। क्यों? नीले से फीका हरा हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नीले से फीका हरा में। होमोप्टी रास छनन कक्ष फिल्टर चेंबर इनमें से क्या दूर करने या हटाने में मदद करता है? नमक नहीं, वाटर नहीं, उत्सर्जित पदार्थ, ये भी है नाइट्रोजन। तो वाटर, अच्छा वाटर को किससे? होमोप्टीरांस का छनन कक्ष या फिल्टर चेंबर पानी हटाने में। मच्छर भगाने वाला क्वायल या मैट में क्या होता है? तो इसमें होता है एलिथ्रीन से भी उत्पादित पदार्थ होता है। और अनाजों में कौन से अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो लाइसिन की कमी होती है। ओडोमास एक मच्छर निवारक में पाया जाता है। जो ओडोमास हम लगाते हैं उसमें एन डाई इथाइल बेंजामिन पाया जाता है। ओडोमास नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा समर्थित सबसे अच्छे मच्छर निरोधकों में से एक है ओडोमास। निम्नलिखित में से किसे साइकोसेल के रूप में भी अभिगृहित किया जाता है? तो साइकोसेल को क्लोमेट क्लोराइड के रूप में गृहीत किया जाता है। ये होता क्या है? साइकोसेल को क्लोरमैक्वेट क्लोराइड सीसीसी के नाम से भी जाना जाता है। सिंथेटिक विकास अवरोधों में से एक है जिसका प्रयोग लवणता जैसी पर्यावरणीय परिस्थितियों के अंतर्गत फसल उत्पादन के सुधार के लिए किया जाता है। खोई और सीरा निम्नलिखित में से किस फसल के प्रसंस्करण के उत्पाद हैं? तो वो गन्ने के उत्पाद हैं। खोई को क्या बोलते हैं? बगाशे। और सीरा को मोलासिस बोलते हैं। निम्नलिखित रसायनों में से किसका इस्तेमाल एक वस्तु की अम्लीयता और क्षारीयता की प्राकृतिक जांच करने में नहीं होती है? तो वो होता है इंडिगो ब्लू घोल। एक लोहे के तलने वाले बर्तन में जंग लगने रोकने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? ग्रीस लगाना उपयुक्त है, पेंट करना ये भी उपयुक्त है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाना ये भी उपयुक्त है, मरकरी की परत चढ़ाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा। ये मान लो हो तो जाएगा, वो रोक तो देगा लेकिन आपकी फाड़ देगा, लेकिन इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है भाई। आपने सवाल पूछा था कि एक लोहे के तलवे वाले अच्छा बर्तन में, ठीक 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 ठीक, सॉरी। मिलेसिस एक घोल में विघटन करने हेतु विघटन कारक होते हैं और अवक्षेपण हेतु आपस में नहीं मिलने के कारण आयन प्रतिकर्षण है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिसर ने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। 18वीं सदी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले जो वर्गीकरण किया गया था तो जोसेफ स्वचवेप्पे द्वारा किया गया था। 18वीं सदी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों को पहली बार वाणिज्यीकरण शौकिया जर्मन स्विस वैज्ञानिक घड़ीसाज जैकब स्वेचम ने कराया था, जो कि 1767 में। अच्छा, कार्बोनिक ये मतलब कोका कोला वगैरह का। लोगों का मानना है कि रात के समय पेड़ों के नीचे सोना सुरक्षित नहीं होता। इस कथन के पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि रात में पेड़ जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
नीचे दिए दिए गए खाद्य पदार्थों पर विचार कीजिए। ब्रेड का टुकड़ा है, उबला हुआ मथा हुआ आलू है, ग्लूकोज है, नारियल का तेल है। उपयुक्त खाद्य पदार्थों में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ परीक्षण किए जाने पर काला नीला रंग देगा? तो ब्रेड भी दे सकता है, देखते हैं बी। ऑप्शन बी है 1 और 2। 1 और 2 यानी ब्रेड भी दे, ब्रेड का टुकड़ा भी और उबला हुआ मथा हुआ आलू भी दे सकता है। कोकोनट ऑयल नहीं देता है। थर्ड से उत्तर मिल जाएगा, नहीं फोर्थ से उत्तर नहीं मिलेगा। आयोडीन नीले काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें धात्विक चमक होती है। यह एक स्टार्च विलयन से है, उसे नीला कर देता है। स्टार्च, अच्छा, स्टार्च विलयन से अभिक्रिया करके नीला कर देता है। स्टार्च आयोडीन को अवशोषित करके नीला स्टार्च में आयोडीन संकर में यौगिक बनाता है, इसीलिए। भोपाल गैस त्रासदी मादरचंद मिथाइलाइजेशन। तो ठीक है, ये था आज का रसायन का जो है कि रिवीजन वीडियो। इसमें देखें हम रसायन के सवाल कुछ कुछ बहुत टफ हैं, जो यूपी पीसीएस के ही आसपास के हैं, लेकिन उतने भी टफ नहीं है। इनका वो लुसेंट विज्ञान से इनको कवर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इनका फिजिक्स से और जीव विज्ञान से तो इनका जो लेवल है थोड़ा बेहतर ही है, बहुत बेहतर है, थोड़ा नहीं।